आप सभी को नमस्कार। आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर में मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। विकास व अभिवृद्धि है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आज हम इसकी परिभाषाएं, अर्थ और इसमें अंतर, दोनों में क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर, इसके सिद्धांत और इसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ते हैं अपन आज। तो टॉपिक का नाम है मानव विकास व अभिवृद्धि। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो इसकी जो भूमिका है, थोड़ा सा भूमिका ये प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ व परिभाषाएं दोनों की, कौन कौन सी अर्थ व परिभाषाएं मान्य हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, बाद में इसके जो सिद्धांत है थोड़े से वो पढ़ेंगे। अंत में जो इनकी अवस्थाएं वो उसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। इस प्रकार इसकी भूमिका। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया उसी समय आरंभ हो जाती है जिस समय शिशु गर्भ में आता है। तब से यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप शिशु विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, और अंत में जो है मानव जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। तो इन अवस्थाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा, अर्थ व परिभाषाएं। अभिवृद्धि, ग्रोथ। शरीर और उसके विभिन्न अंगों के वजन और आकार में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। सोरेनसन मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इससे वृद्धि का मापन भी किया जा सकता है। विशेष आयु के बाद यह अभिवृद्धि रुक जाती है। आपने देखा होगा अभिवृद्धि में अनेक प्रकार की जो शारीरिक जो अभिवृद्धि है उसको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अभिवृद्धि के अंतर्गत आपकी जो शरीर की जो बढ़ोतरी होती है उसे देखा जाता है। जैसे हाइट आपकी देखी जाती है, शरीर की जो अन्य जैसे हाथ है, पाँव हैं या धड़ है, ये भी क्या है, आगे बढ़ते हैं। परंतु ये क्या होते हैं, किशोरावस्था तक आते आते पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जब किशोरावस्था तक आते आते ये पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में इसमें अभिवृद्धि या किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। परंतु जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो उम्र के बाद में जो शारीरिक संरचना जो है, जैसे मान लीजिए पेट आना या दुबला होना, दुबले पतले भी हो जाते हैं, कई बार पेट आपका आ जाता है, कई बार आपकी भार में वजन आ जाता है, भार में मतलब क्या, वृद्धि हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, इत्यादि बातें भी इसके अंतर्गत आती है। तो अभिवृद्धि में क्या है, शरीर और उसके विभिन्न अंग
अंगों के वजन और आकार में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि, ग्रोथ, GROWTH कहते हैं। अब बात करते हैं विकास, डेवलपमेंट। अब हम शरीर की डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर डेवलपमेंट विभिन्न अवस्थाओं में बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास होते रहता है। इसे ही विकास कहते हैं। अर्थात विकास का तात्पर्य गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं और क्षमताओं के परिवर्तन से है, जिसमें बालक के परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर क्या होता है? वजन व आकार में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर क्या होता है? आपने देखा था विभिन्न अवस्थाओं में बालक का शारीरिक, विभिन्न अवस्थाओं में, यहाँ बालक का अर्थ दोनों से है, बालक बालिका, बालक बालिकाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगिक और सामाजिक विकास होता रहता है। इसे ही विकास कहा जाता है। अर्थात डेवलपमेंट, जब बालक बालिकाएं शैशवावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं और किशोरावस्था में होते हैं, जब वे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनमें अनेक प्रकार की जो शारीरिक योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं हैं, बौद्धिक योग्यताएं हैं, नैतिक क्षमताएं हैं, सामाजिक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, वो सभी जो है क्या है, उनमें परिवर्तन होते रहता है। जब वो परिवर्तन होते रहता है तो उसको सकारात्मकता लिए हुए उसे सही दिशा में जब परिवर्तन या मोड़ते हैं तो वो विकास की श्रेणी में आता है। अर्थात उसका जो उस श्रेणी में जो भी आपका ये श्रेणी आई है, इसके अंतर्गत जो भी विकास होता है वो विकास में ये बात आती है। अगला है आपका तीसरा, अंतर। इसको हम अगले प्रश्न में ले लेते हैं। पहला आज जो है हमने भूमिका, दूसरा अर्थ व परिभाषा की बात करी, तीसरा भी अर्थ में अपन बात करते हैं, चौथा सिद्धांत और पांचवा अवस्थाएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। तीसरा जो है आपका अभिवृद्धि व विकास में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक तरफ अपन करते हैं डेवलपमेंट, एक तरफ अपन कर लेते हैं ग्रोथ। पहला, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ क्या होती है? अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात जब शैशवावस्था में आ जाते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हैं और किशोरावस्था से युवावस्था में आते हैं, तो आपका जो वजन, भार, लगभग शारीरिक गठन क्या है, हो जाता है और उसके अनुसार ही फिर आपका जो आगे का जो जीवन है, भविष्य का जो जीवन है वह चलता है। तो ग्रोथ, अभिवृद्धि जो है क्या है, विशेष आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट है ना, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर सीखने की बात जब आती है, जब ये तो क्या है, एक विशेष आयु तक चलती है, परंतु ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप विकास कर सकते हो किसी भी क्षेत्र में, जब आप सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आपका कोई अन्य जो आपका जो शैक्षिक योग्यता है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एक समय तक ही पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई आप पीएचडी के बाद में और डिलीट कर सकते हो, अच्छे अच्छे आलेख व लेख लिख सकते हो, दोबारा आप किसी विषय में एमए, एमकॉम, एमएससी या कर सकते हो, जैसे आपकी वो भी इच्छा हो। डेवलपमेंट जो है वो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। दूसरा, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति इसमें होती है। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है। अभिवृद्धि में परिमाणात्मक मतलब उससे क्या करा जा सकता है, मतलब यूँ मापा जा सकता है, मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। मापने की जो अनेक विधियां हैं उसका प्रयोग करते हुए उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर क्या आएगा, गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति, परिवर्तन की अभिव्यक्ति। यहाँ पर कोई एक बात ही आप ले सकते हो, जैसे शारीरिक भार को आप ले रहे हो तो वजन ही आएगी, यदि आपने उसकी ऊंचाई ली है तो ऊंचाई ही आएगी, कोई एक चीज़ आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एक के अलावा उसके गुण भी देखे जाएंगे कि गुणात्मकता में कौन कौन सी उसकी विकास उसने किया है। अर्थात ये पूर्ण रूप से यहाँ ये मापन किया जा सकता है, ये इसका मापन व मूल्यांकन दोनों ही किया जा सकता है। अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। विकास का एक चरण है। अभिवृद्धि की बात करते हैं, विकास तो अपने आप में पूर्ण रूप से होता है, इसका एक चरण है। अर्थात जैसे मैंने भी कहा था कि आप यदि हाइट की बात कर रहे हो तो हाइट की बात करोगे, भार की बात कर रहे हो तो भार की बात करोगे, इस प्रकार की यहाँ पर ये बात आती है। विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित है, ये पूर्णता की ओर है। विकास, डेवलपमेंट में या विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित है। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर समग्र रूप से अपन बात कर रहे हैं। यहाँ एक चरण की उसकी बात, एक अवस्था की बात अपन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभिवृद्धि में शैशवावस्था की बात करते हैं, तो शैशवावस्था के केवल आप भार की बात करोगे, उसके वजन की बात करोगे, अन्यथा उसकी ऊंचाई की बात करोगे, उसके कद की बात करोगे या अन्य किसी की बात करोगे।
यहाँ पर जब शैशवावस्था की बात आती है तो शैशवावस्था की समग्र बातें यहाँ पर सम्मिलित हो जाती है। इसी प्रकार परिवर्तनों को ग्रोथ या इसमें अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। देखा व मापा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होगा? परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है। देखिए, परिवर्तन को देखा व मापा जा सकता है और यहाँ पर परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है। अनुभव देखा व मापा जा सकता है मतलब इसका क्या है? आप छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे सुन भी सकते हैं, है ना। मापन किया जा सकता है इसका प्रत्येक विषय वस्तु का। यहाँ पर मापन के अलावा उसका प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये परिमाणात्मक है, ये गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही है। ये विकास का एक चरण है, ये पूरा सम्मिलित है। 5वां, शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। और यह सर्वांगीण परिवर्तन को प्रकट करती है। आपने देखा होगा कि ग्रोथ, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। भार है, ऊंचाई है ना, और भी हड्डियों की जो नापतोल है, उन सबको ये परिवर्तन करती है। ये भार, वजन, ऊंचाई, नापतोल, है ना, वो तो करती है। साथ ही साथ गुणों को भी ये क्या प्रकट करती है। सर्वांगीण की ओर, समग्र की ओर ये डेवलपमेंट का बात करते हैं और ये किसी डेवलपमेंट के किसी एक पक्ष की बात इसमें अभिवृद्धि में होती है। अभिवृद्धि सीमित है, इसे मापा जा सकता है। विकास व्यापक स्तर पे है, इसे दैनिक कार्य व्यवहार में देखा जा सकता है। अभिवृद्धि सीमित है, यहाँ पर देखा हुआ, इसे मापा जा सकता है। इसका जो है कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित है। विकास का जो कार्य क्षेत्र वो व्यापक स्तर पे होता है। इसे दैनिक व्यवहार में अपने को देखा भी जाता है। गुण, दोष, है ना, इत्यादि की बात अपन करते हैं। या सर्वांगीण परिवर्तन है या शारीरिक परिवर्तन है। अंततः हम देख सकते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाता है। विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व की खोज है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है एवं किसी सीमा तक इसका मूल्यांकन एवं मापन भी किया जा सकता है। ये अपन ने विकास के अंतर्गत देखा था। अब अपन आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पे। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत।
अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला जो सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत। बालक के जीवन में विकास की गति निरंतर व उत्तरोत्तर चलती रहती है। स्किनर महोदय ने, जो मनोवैज्ञानिक है, कहा है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह परिवर्तन निरंतर उत्तरोत्तर चलता रहता है। तो आपने देखा होगा कि अभिवृद्धि और विकास में निरंतरता का जो सिद्धांत है, व्यक्ति बाल्यावस्था से अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है और ये निरंतर चलते हैं। एक समय के बाद में अभिवृद्धि जो है वह तो रुक जाती है, परंतु जो उनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, वह इनका निरंतर चलता रहता है। अगला जो है इनका दूसरा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं या विभिन्न गति अवस्थाओं अर्थात गति का सिद्धांत। विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो बच्चा जन्म के समय लंबा मोटा होता है, वह बड़ा होने पर भी उसका विकास उसी अनुपात में देखने को मिलता है, जबकि जन्म के समय जो बच्चा छोटा ठिंगना है, वह बाद के विकास में भी छोटा ही रहता है। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों की जो सिद्धांत के अनुसार देखा जा है कि जो जिस प्रकार का जो बालक बालिका जैसे विकास की गति को प्राप्त करता है शैशवावस्था में, वो शैशवावस्था से कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो जब वो पालने में होता है तभी उसके वो क्या विकास की गति, जो माताएं होती है, जो पूर्वज होते हैं, है ना, जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं, वो उसकी गति उसका देख करके अनुमान लगा लेते हैं। जो सामुद्रिक शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं या शारीरिक विज्ञान के जो ज्ञाता होते हैं, वह भी उसको देख करके अनुमान लगा लेते हैं और ये कह देते हैं कि इसका विकास तीव्र गति से होगा, अथवा इसका विकास मंद गति से होगा, अथवा XYZ है ना। तो इस प्रकार से क्या है, उसका जो आकलन जो है वह पूर्व में लगा लिया जाता है। विकास के क्रम का सिद्धांत। तीसरा जो है विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम होता है, आपने देखा होगा। जैसे बालक बालिका क्या जब शैशवावस्था में होते हैं तो पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो LSRW का जो थ्योरी होती है उसको वे अपने जीवन में अपनाते हैं। सुबोबले इसको कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका जो सिद्धांत है वो सर्वज्ञ है, सभी को पता है, इसका अनुपालना होते हैं। तो वो शुरू में क्या करता है, सुनता है, सुन करके प्रतिक्रिया वो देता है। जब सुनता है फिर बोलने भी लगता है। पढ़ने लिखने की गति ये बाल्यावस्था में उसकी होती है। शैशवावस्था में केवल यही दो प्रकार की ही क्या है, गति होती है। फिर जब इन दो क्रियाओं को जब सुनना और बोलने लगता है, भाषा का ज्ञान होने लगता है। भाषा में यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा, भाषा का जो संक्षिप्त रूप है बोली, उसका जो ज्ञान है उसको हो जाता है। बोली से गण के वो शब्दों को संकेतों के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीख लेता है। इसी प्रकार जब वो व्यक्ति को चलते हुए देखता है, माँ को, भाई बहन को चलते हुए देखता है, तो चलने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, रेंगता है ना, तो रेंगना। फिर
बोलना, फिर चलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना आदि सीखते हुए एक निश्चित क्रम में अपना विकास करता है। तो यहाँ पर क्या है, विकास के क्रम का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। अगला जो है अपना चौथा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इसके अंतर्गत या इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले पूरे शरीर को चलाना सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना सीखता है। वह हाथ पैर व शरीर में एकीकरण करके क्रियाएं करता है। शैशवावस्था में आपने देखा होगा बालक बालिकाओं को, जब वे होते हैं तो एकटक किसी को वो देखने का प्रयास करते हैं। जब एकटक देखते हैं तो वह देखते हैं कि किस तरह से ये गति होती है इसकी, किस तरह से ये चलते हैं, किस तरह से ये बात करते हैं, है ना। तो वो पूरा वो देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई सबसे पहले वो आँख जो है वो टिम करते हैं, उसके बाद में बोलने का प्रयास करते हैं, आ ई ऊ जो भी इनके मतलब जो बन पड़ता है वो वह करते हैं। फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर को हिलाने का प्रयास भी करते हैं, फिर उठते हैं अर्थात वो पलटते हैं। जैसे तुम देखा होगा जब बालक बालिकाएं बिस्तर पे होते हैं तो एक समय के बाद में वो क्या है बिस्तर पर ही दाएं बाएं क्या है लौटते हैं, और लौट करके वो क्या है फिर अपने दोनों हाथों के बल पे खड़े होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि बालक बालिका सबसे पहले हाथ पैर व शरीर के एकीकरण की क्रियाएं करना सीखते हैं। तो एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पर है कि वह एकीकरण करते हैं तब उनका शरीर संचालन होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत पांचवा है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों और व्यवहार में भी परिवर्तन होते रहता है, जो पारस्परिक संबंध का परिचायक है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के परिवर्तन उसके शरीर में जब शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था या युवावस्था तक को वो प्राप्त करता है तो परस्पर संबंध स्थापित करता है। और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ साथ में उसकी रुचियों, रुझान और उसके व्यवहार में भी समय समय पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट खेल रहा है यदि वो बाल्यावस्था में, तो किशोरावस्था में ही वह क्रिकेट को ही कंटिन्यू करेगा। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि क्रिकेट में रुचि रहने वाला फुटबॉल में भी ले सकता है, हॉकी में भी ले सकता है। इसी प्रकार कोई संगीत में रुचि रखता है, परंतु संगीत में रुचि रखते रखते वो लेखन कार्य में यदि वो आना चाहता है तो लेखन कार्य में भी आ जाता है। तो ये आपस में परस्पर का सिद्धांत है। हम आगे चलते हैं। छठा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मैं अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। विकास की गति जो होती है वह समान नहीं होती है। विकास की गति शैशवावस्था में तो तीव्र होती है ना, और आपको शायद मालूम हो बाल्यावस्था में धीमी होती है, किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाती है, वह युवावस्था व प्रौढ़ावस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। लड़के व लड़की की जो विकास की जो समान ढंग से विकास जो है समान ढंग से नहीं होता है, विकास व अभिवृद्धि उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो शैशवावस्था में तो क्या होती है, तीव्र हो जाती है उनकी जो भी विकास की जो है, अर्थात जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब 0 माह का जो बालक बालिका है 3 माह के बालक बालिका से अनेक प्रकार की भिन्नता लेता है। वजन, शारीरिक संगठन में 3 माह का जो बालक बालिका है वो 6 माह से उससे डबल हो जाता है, केवल 3 से, अर्थात 100 दिन में ही वो डबल हो जाता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में क्या होती है, जब गति होती है तो वो थोड़ी धीमी हो जाती है ना। धीमी का मतलब बिल्कुल धीमी नहीं होती, थोड़ी तीव्रता से थोड़ी धीमी हो जाती है। फिर जैसे ही वो किशोरावस्था में अर्थात वो 12 से 15 वर्ष की जो आयु होती है, जो पूर्व किशोरावस्था कहलाती है ना, उसमें इसकी वापस क्या होती है, तीव्रता बनी हो जाती है। और जब युवावस्था को प्राप्त कर लेता है वह, युवावस्था में युवा या युवती है ना, युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसमें वापस से वहाँ पर धीमी हो जाती है।
प्रौढ़ावस्था जब आती है एक समय में, तो वहाँ पर वो क्या है, रुक जाती है, और वहाँ से फिर उनका वो यहाँ पर जो है अनुभव के आधार पर वहाँ पर वो आगे भविष्य में काम करता है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का प्रभाव आता है। लड़कियों की अलग तरह से होती है और लड़कों की अलग तरह से होती है। 7वां, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव का सिद्धांत। बच्चा गर्भाधान से जन्म तक शिशु में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें वंशानुक्रम परिवर्तन भी कहते हैं। जन्म के बाद कुछ विशेष परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जैसे गति, भाषा, संवेग और सामाजिकता के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। विकास का यह क्रम वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे बालक बालिका आपने देखा होगा गर्भाधान में होती है ना, और जो गर्भस्थ महिलाएं होती है उन्हें इसलिए अच्छे अच्छे साहित्य के लिए कहा जाता है। अच्छे अच्छे जो भगवान के जो साहित्य होते हैं या अन्य जो भी साहित्य होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है, उन्हें अच्छा रहने के लिए कहा जाता है। उनकी दिनचर्या जो है सुचारू रूप से संगठित हो, तो बड़े लोग जो आशीर्वाद स्वरूप उन्हें क्या करते हैं, अपने पास में भी रखते हैं और उन्हें गाइडेंस, मार्गदर्शन, निर्देशन के माध्यम से उसे सही सलाह देते हैं, ताकि आने वाला जो भी बालक बालिका हो वो अच्छा हो और सुसंस्कृत हो और वो अच्छी अवस्था को प्राप्त करते हुए आगे आगे चले। जैसे ही वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसमें कुछ गतिमान होती हैं, तो जब वो संचालन करता है हाथ पैर का तो गति का सिद्धांत आता है। जब वो लोगों को देखता है तो भाषा का अनुकरण अर्थात बोली का अनुकरण करता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार के वातावरण या का प्रभाव है वो उसको उसके उसमें पड़ता है। उसके संवेग जो है उसके अनुरूप होते हैं, जिस प्रकार का जो पर्यावरण उसको मिलता है। सामाजिकता उसमें आती है, क्योंकि परिवार के सदस्य से क्या करता है, वो सामाजिकता सीखता है खेल खेल में। तो इस तरह की बातें जगह वंशानुक्रम वातावरण के प्रभाव में आती है। दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं का विकास सिर से पैर की ओर होता है, जैसे सुनना, देखना, ध्वनि करना, पकड़ना, बैठना व चलना, है ना। आपने देखा होगा जब शिशु गर्भ में रहता है और गर्भ से जब इस संसार में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम डॉक्टर जो है उसका सिर के माध्यम से ही उसे क्या संसार में लाता है। तो सिर के माध्यम से जब संसार में लाता है तो सिर से पैर की ओर ही उसका विकास होता है। अर्थात सिर का अर्थ है कि यहाँ सिर से आँख, कान, मुख, है ना। आँख, कान, मुख, दांत नहीं होते हैं, दांत थोड़े समय के बाद में आते हैं। जब वो 6 से 8 माह का होता है तब उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं मानव के। तो इसके जो बाल, है ना, और भी शारीरिक जो गठन है वो देखा जाता है। तो सबसे पहले इसको ये देखा जाता है कि ये इसकी सब चीज़ सही है कि नहीं है। इसी प्रकार जब वो सब उसके सही से होते हैं तो वो क्या करता है, इस सिद्धांत को अपनाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथ ही साथ ध्वनि करना। अब ध्वनि करना क्या है, आ, ऊ, हा हा, इस तरह से क्या वो ध्वनि करता है, राग निकालना प्रारंभ करता है। इस प्रकार वो कई वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास भी करता है। देखना आप जब जो रेंगते हुए कई वस्तु को वो पकड़ता है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो, उसे उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है और वो अबोध में उसको पकड़ने रहता है। फिर वो बैठने का प्रयास करता है ना। जब वो बैठ जाता है तो फिर किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़े होने का, है ना, खड़ा होना और फिर खेलना, है ना, खेलना कैसे, फिर चलने का प्रयास करता है वो। इस तरह से क्या उसकी गतिविधियाँ होती है। इसके क्या दिशा का सिद्धांत, अर्थात उसका क्या है, सबसे पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ पैर का होगा, है ना। इस तरह से क्या वो सिद्धांत, ये दिशा का सिद्धांत है। इसके अनुरूप ही वो क्या है, सब चीज़ें करता है।
अब हम आगे चलते हैं और विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाएं मूल रूप से मनोवैज्ञानिकों ने 4 मानी हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 5 भी मानी हैं, परंतु हम यहाँ पर 4 की बात करते हैं। पहला जो है काल शैशवावस्था का आता है। दूसरा जो है काल बाल्यावस्था का आता है। तीसरा जो काल है किशोरावस्था का आता है। चौथा जो काल है युवावस्था का आता है। और पांचवा जो है प्रौढ़ावस्था। हालांकि विद्वानों ने दोनों को एक ही मानी है कई बार, परंतु कुछ विद्वान थोड़ा सा अलग अपना अभिमत रखते हैं। हम पर बात करेंगे। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा युवावस्था और पांचवा प्रौढ़ावस्था। इनके वापस इन्होंने 2 भाग करे हैं सभी के। जो पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। इसी प्रकार इसके भी करे हैं। एक के 1-2 है, इसके भी वापस 1-2 है कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसी प्रकार किशोरावस्था के भी करे हुए हैं। पहला पूर्व किशोरावस्था है, इधर उत्तर किशोरावस्था है। इधर इसी प्रकार से युवावस्था में भी पूर्व युवावस्था है और उत्तर युवावस्था है। प्रौढ़ावस्था में भी पूर्व और उत्तर है। तो इस तरह से क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने बनाई हुई है, जो काफ़ी मतलब सिद्धांतों को, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लेकर के बनाई गई है। शैशवावस्था जो काल है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, जिसमें से पूर्व शैशवावस्था 0 से 2.5 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था 2.5 से 5 वर्ष होती है। तो 0 से 5 वर्ष, यहाँ पर 0 से 2.5 वर्ष और ये 2.5 से लगभग 5 वर्ष तक होती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था जो है, इनकी 6 से लगभग 12 वर्ष तक की होती है। इसके अंतर्गत पूर्व बाल्यावस्था जो है 5 अथवा 5.5, जो भी आप कहना चाहे, 5-5.5 से पूर्व अवस्था कही जाती है, जो 7-7.5 तक चलती है। 7 से 7.5। इस प्रकार 7-7.5 से ये बाल्यावस्था 11.5 या 12 वर्ष तक चलती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जब बाल्यावस्था की गति धीमी होती है, तो इसमें धीमी गति से जो बालक बालिकाएं बढ़ते हैं, तो उसमें उनकी जो शारीरिक जो गठन है, उसमें पूर्वजों का अर्थात नाना नानी का, दादा दादी का, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। और इन सभी में लड़का और लड़की की अलग अलग तरह से होती है। परिपक्वता के आधार पर लड़की पहले परिपक्वता की ओर होती है और लड़के उसके बाद को प्राप्त होते हैं, उनकी गति थोड़ी धीमी होती है। किशोरावस्था तक आते आते वे दोनों ही तीव्रता को प्राप्त करते हैं। लड़की का जो है मैच्योरिटी जो है, परिपक्वता जो है, जल्दी ही प्राप्त हो जाती है, जो ये यहाँ पर 11.5 से 12 से 18 वर्ष तक होती है। 18 वर्ष तक है ना।
यहाँ पर जो है आपकी 11 अथवा 12 से 18 वर्ष तक होती है। यहाँ 18 वर्ष तक नहीं होगी। यहाँ पर पूर्व किशोरावस्था जो होगी वो यहाँ पर 15 वर्ष तक होती है, और 15 से 18 वर्ष तक जो होती है वो उत्तर किशोरावस्था को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब युवावस्था में होते हैं तो 18 से 22 या 23 वर्ष होती है। ये 21 तक मान लीजिए आप, और यहाँ 21 वर्ष से 25 वर्ष तक क्या होती है, युवावस्था होती है। प्रौढ़ावस्था जो होती है यहाँ पर पूर्व प्रौढ़ावस्था कहते हैं। 25 वर्ष के बाद में ये 10 वर्ष आप मान लीजिए 35 वर्ष तक होती है, 35 या 40 अथवा 40 वर्ष तक। उसके बाद में उत्तर जो है उसके बाद वाली जो अवस्था होती है उत्तर प्रौढ़ावस्था, उसके बाद में चलती है ना। उसके बाद वाली जो है 40 के बाद वाली ये सब उत्तर प्रौढ़ावस्था है। लेकिन हमारा जो पाठ्यचर्या है वो युवावस्था तक ही है। अर्थात यदि भारतीय शिक्षण पद्धति को अगर देखा जाओगे, भारतीय वर्णाश्रम को देखा जाओगे, तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात करी गई है। क्या करा हुआ है कि ब्रह्मचर्य जो है, आपकी जो अवस्थाएं बताई है उन्होंने 0 से 25 वर्ष बताई है ना। इसी प्रकार से जब गृहस्थ की हम बात करते हैं, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, है ना। भारतीय आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की जो बात आ रही है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। तो गृहस्थ जो है आपका 25 से 50 है यहाँ पर। और संन्यास से पहले वानप्रस्थ आता है ना। वानप्रस्थ आश्रम आता है जिसमें 50 से 75, और अंत में संन्यास आश्रम आता है। तो संन्यास आश्रम 75 से 100 या इससे जो भी है इससे ऊपर तक का आपका रहता है। तो ये आपका आश्रम व्यवस्था भी इसी प्रकार हुई है। पाश्चात्य मनोविज्ञान और कई भारतीय मनोविज्ञान इन अवस्थाओं का समर्थन करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, अभिवृद्धि और विकास की भूमिका पढ़ी, इनका अर्थ पढ़ा, अवस्थाएं पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी, इन दोनों में अंतर पढ़ा, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत पढ़े, और अंत में अपन ने इसकी अवस्थाएं पढ़ी है। तो इससे संबंधित यदि कुछ आपको पूछना है तो शनिवार आप 12 से 2 के बीच में आए समूह में, अपन इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।